नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यूज होने वाले हैं चैप्टर 2 के होंगे और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो अभी हम लोग ने चैप्टर 1 इससे पहले डिस्कस किया था और उसकी वीडियो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से उसको डिराइव नहीं किया गया है। तो पहला कहा गया मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ये रदरफोर्ड से डिराइव हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं होगा। सेकंड में कहा गया रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर, ये भी ठीक है। न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻15 मीटर होती है। दोनों बातें कहाँ बताई गई हैं, रदरफोर्ड ने ही बताई है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। थर्ड में कहा गया इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखिए, फिक्स्ड एनर्जी शेल्स या फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स की बात जब करी आती है तो ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, किसने बताया था, बोर ने बताया था। ठीक है, तो बोर मॉडल ऑफ एटम में ये चीज बताई गई थी, तो थर्ड ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा और यही पूछा गया था, कुड नॉट बी डिराइव्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो ग्राउंड स्टेट को इनमें से कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो पहला जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2, ये बिल्कुल ठीक है, निकल का ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s1। देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 3d10 अगर होता, ठीक है 3d10 होता और 4s1 होता तो एक कॉपर का बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये जो ग्राउंड स्टेट है गलत दी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये इसकी कॉपर की ग्राउंड स्टेट नहीं दी गई है और कॉपर की ग्राउंड स्टेट कहाँ दी गई है, थर्ड में दी गई है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर गिवन इन फिगर 2.1। तो देखिए 1s ऑर्बिटल का जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, वो दी गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 2s की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो भी दे दी गई है। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स द, जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो हैं, ठीक है, जो जैसे देख रहे हैं बीच में यहाँ डॉट्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो सेंटर पे डॉट्स ज़्यादा है, फिर कम हो गए, फिर ज़्यादा हो गए। ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर डॉट ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम, तो डायग्राम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो पहला कहा गया 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, आप देख सकते हैं दोनों का शेप कैसा स्फेरिकल है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, न्यूक्लियस पे है। कैसे पता, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग दोनों केस में, चाहे पहला केस देखे 1s वाला या 2s वाला, जो सेंटर है वहां पर जो डेंसिटी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। तो देखिए सारे डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो वो एक ही जैसी दिखाई पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है, एक ही जैसी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें, फोर्थ में कहा गया द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। देखिए 2s ऑर्बिटल को पहले देखते हैं। तो 2s ऑर्बिटल में बताया गया है कि जो डेंसिटी है, ठीक है, क्या वो सेंटर से लेके बाहर जाने पे हमेशा सेम रह रही है, सेम तरीके की डेंसिटी दिखाई पड़ रही है। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं सेंटर पे क्या था, सेंटर पे डेंसिटी जो थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो ज़्यादा थी। उसके बाद आप देख सकते हैं डेंसिटी कम हुई है। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा लो हो गया यहाँ पे, तो डेंसिटी यहाँ कम हुई और फिर जो है डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो फोर्थ इसमें इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट
अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक दी गई है तो उससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला दिया गया दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड। तो कैथोड रेज हैं कैथोड से स्टार्ट होंगे और किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड में कहा गया दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए जहाँ पर इसको ट्रैवल होना है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कैसी लाइन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो कहीं ना कहीं डेविएशन देखने को मिलता है पाथ से। थर्ड में आते हैं, इसमें कहा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन दी कैथोड रे ट्यूब। देखिए मटेरियल जो यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं। और किस पे डिपेंड नहीं करती हैं? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन दी कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, बात भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में कहा गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन दी कैथोड रे ट्यूब। तो क्या नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगी? ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस पे अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन डिपेंड ऑन अपॉन दे दिया गया नेचर ऑफ गैस पे, मतलब जैसे मान लीजिए कैथोड रे ट्यूब है इस तरीके की, तो इसके अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके गैस पे कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहला दिया गया निगेटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटॉन आपको पता होगा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन अगर पूछा जाए कैसा चार्ज होता है तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कभी बराबर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन देखें तो बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन से बहुत छोटा होता है, न्यूट्रॉन का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपको साइज बता देते हैं दोनों के, जैसे कि साइज का मतलब एक तरीके से मास है, तो इलेक्ट्रॉन का जब आप मास देखेंगे तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और जब आप न्यूट्रॉन का मास देखेंगे, ठीक है, केजी में ही बताएंगे इसका भी, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻, ठीक है, -27 kg, यहाँ लिख देते हैं -27 kg। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10⁻⁻27 है, -31 है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत दिया है। थर्ड में कहा गया इट इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, हर एटम का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। ठीक है, कैथोड रेज कैसी है? निगेटिवली चार्ज रेज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी बात सही है। तो कौन सी बात गलत हुई? सेकंड बात इसमें गलत है। सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया which of the following property of atom could be explained correctly by Thomson model of atom। अब देखिए करेक्टली की बात यहाँ करी गई है कि कौन करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया गया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें मेनली सिर्फ एक बात समझाई गई थी कि जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है एटम की केवल यही बता पाए थे थॉमसन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे या साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं दे पाए थे। ठीक है, स्पेक्ट्रा वाली बात गलत है, पोजीशन भी गलत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। अब देखिए एक होता है आइसोटोप, क्या होता है? आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? वो डिफरेंट हो। ठीक है, इसको आइसोटोप कहते हैं। और आइसोबार जस्ट इसका अपोजिट होता है। आइसोबार में क्या हो जाएगा कि मास नंबर सेम हो जाएगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इसके बी पार्ट में देखते हैं। इसका बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। बी पार्ट में कहा गया दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में कहा गया दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। सम ऑफ प्रोटॉन, देखिए मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, तो मास नंबर याद रखिएगा, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन का सम। और यहाँ पर ही बोला गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। इसका मतलब मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये क्या है, डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मास नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए डिफरेंट एलिमेंट्स में पाया जाता है, लेकिन जब भी आप आइसोटोप देखेंगे वो सेम एलिमेंट का होगा। ठीक है, एटम सेम एलिमेंट के होंगे। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। अब देखिए रेडियल नोड्स को निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए। तो रेडियल नोड्स जो है, ठीक है, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। n इज इक्वल टू 3 माइनस l माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आपको 3 दी गई थी। ठीक है, आप लोग रेडियल नोड्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं रेडियल नोड जो है वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस l माइनस 1। और क्योंकि p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो l होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, sp हाँ 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2। और 3 माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप लोग रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियल नोड कितने आ गए, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 दिया था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 3 ये पुट किया। ठीक है, फॉर्मूला वैसे क्या है, फॉर्मूला आप ऐसे लिखिएगा n माइनस l माइनस 1, ये आपके क्या होते हैं, रेडियल नोड होते हैं। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो यहाँ पर दिया हुआ है। l क्या है, तो l में l जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो s के लिए अगर आप देखेंगे 0 होता है, p के लिए देखेंगे 1 होता है, d के लिए देखेंगे 2 होता है। ठीक है, f के लिए देखेंगे तो 3 होता है। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो कोई भी -1 हमेशा सब में रहेगा, तो इस तरीके से आप किसी में भी रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि 4s में रेडियल नोड्स कितने हैं। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। नेक्स्ट में आते हैं 9th क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर एक और नई चीज पूछी गई है कि एंगुलर नोड्स कितने हैं। ठीक है, अब एंगुलर नोड्स में आपको परेशान नहीं होना है। जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर होता है, कौन सा नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर जो होता है वही आपका क्या है, एंगुलर नोड्स हैं। और ये होता है क्या है, एल। अब देखिए यहाँ पर sp_d, ठीक है, तो d आया ना, तो d पे कितना होता है, 3 नहीं होता, 2 होता है। तो l की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बताया था अभी आपको, तो इसलिए 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट पाथ में मूव करते हैं, इसको अगर रूल आउट करना है तो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल मतलब रिक्वायर्ड है, तो कौन सा प्रिंसिपल इसको रूल आउट करेगा, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इसको क्या कर देता है, रूल आउट कर देता है फिक्स्ड पाथ को। ठीक है, फिक्स्ड पाथ को रूल आउट करने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको रूल आउट करेगा। ठीक है, और मेनली ये कहता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोजीशन होती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और साथ ही साथ जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी बात करी जाए, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। यही क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल। अब देखिए थर्ड शेल की बात करी गई, थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ऑर्बिट्स नहीं पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा। और कौन सा शेल है, थर्ड शेल है, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट पे लगाइएगा, अंडर रूट एल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, l प्लस 1। यहाँ पर l क्या है, तो l बताया था एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, h तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, केवल l पे डिपेंड कर रहा है। तो l इज द करेक्ट आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। क्लोरीन जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, Cl35 और Cl37 और Cl35 में, बट सिर्फ एटॉमिक मास, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास आ रहा है मतलब ये एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिए, P1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस P2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल सा आप अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए है क्या,
रेशियो आपसे पूछा गया है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो पहले एक चीज ये समझिए कि जो रेशियो है, ठीक है, वो तो दिया नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर परसेंटेज पूछा था तो हम ये परसेंटेज वाली चीज लगाते हैं, जो हमने P1 P2 बताई है, परसेंटेज बताई, चलिए इसको हटा देते हैं। रेशियो पूछा गया तो हम लोग रेशियो के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो रेशियो के हिसाब से कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए रेशियो को क्या मान के चलते हैं, x और y, ठीक है। x पहले का है और y दूसरे का है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, x मानेंगे तो x इंटू AM1 प्लस वाई इंटू AM2 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, फिर करने का ये तरीका है कि ये देखिए 35.5 ये हम लोग को दिया हुआ है। इसी तरीके से ये जो एटॉमिक मास 137 दिया हुआ है, एटॉमिक मास जो सेकंड है वो कितना है, 35 है। अब x प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू नहीं पता है। हम लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं क्या, कि ऊपर से भी x को कॉमन ले लें, ठीक है, या y को कॉमन ले लेंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो y को अगर मान लीजिए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा y, ये x अपॉन, फिर से थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है बहुत आसान, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, केवल मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। तो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास क्या लिख दीजिए आप, इसकी जगह लिख दीजिए 35.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हमने क्या किया था, y कॉमन ले लिया। अब जब y कॉमन लिया न्यूमरेटर से तो देखिए क्या बचा, यहाँ बचेगा x अपॉन y, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 37 हो जाएगा, प्लस y कॉमन ले लिया था तो यार y हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35, ठीक है, होल अपॉन कर दीजिएगा। होल अपॉन करने के बाद x प्लस वाई है, यहाँ पर भी आप क्या करिए, x प्लस वाई में आप y कॉमन ले लीजिए। जब आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन वाई बचेगा और यहाँ हो जाएगा +1। अब देखिए ये y और ये y कट गया। अब आप क्या कर सकते हैं, x अपॉन वाई को, क्योंकि यही वैल्यू आपको बतानी है, x अपॉन वाई को आप a मान लीजिए, फिर a की वैल्यू क्या करिए। अब देखिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, 35.5 इज इक्वल टू 37a, ठीक है, प्लस 35 अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप उधर भेज दीजिएगा, फिर आपको आंसर जो मिलेगा हम सीधे बता देते हैं। जो आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए x हमने क्या माना है, पहले वाले का x माना है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1:3, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/3, मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू होगी 1:3। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो हम लोग क्या मान के चलेंगे, सही मान के चलेंगे, ठीक है। यही आंसर भी होगा, इसमें कुछ और नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, हो जाएगा, हमने वैसे पूरा कर ही दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें कहा गया द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब समझ लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं किसमें सेम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, कितना होता है, 24 होता है। अब यहाँ 3+ दिया गया है तो -3 कर दीजिए, तो कितना बचा यहाँ इलेक्ट्रॉन, 21 बचे, तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। Fe3+ Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है, Fe का कितना होता है पहले से ये पता होना चाहिए आपको, तो 26 होता है, ठीक है। अब 26 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23, ठीक है। यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ 23 आ रहा है, तो सेम तो नहीं है, तो यार ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये सोच रहे होंगे आपकी -3 क्यों किया, क्योंकि जब भी 3+ चार्ज लगा है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसीलिए हम -3 कर रहे हैं। इसी तरीके से Fe3+ है, भी देखिए बताया था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब Mn2+, Mn का कितना एटॉमिक नंबर होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। अब देखिए यहाँ 2+ है तो -2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो Mn2+ में भी 23 है और Fe3+ में भी 23 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आगे नहीं बढ़ना हमको। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। 15th क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपसे पूछा गया ऑक्सीजन एटम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला दिया गया Z इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए Z इफेक्टिव की बात नहीं करेंगे, हम सीधे आपको आंसर बता देते हैं, क्योंकि आप आंसर देख के समझ जाएंगे, यही ऑप्शन होगा इसका। इसका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब क्यों करेक्ट है, ये करेक्ट पूछा गया था तो करेक्ट देख लिए क्यों है। द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर्स ms, ठीक है। अब देखिए 2s ऑर्बिटल है, 2s में जो भी 2s ऑर्बिटल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एक का स्पिन सीधा होगा, दूसरा उल्टा होगा, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कह सकते हैं। तो अपोजिट साइन के साथ उनमें स्पिन क्वांटम नंबर होगा, तो बिल्कुल सही बात कही गई, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत थे। नेक्स्ट में आते हैं, इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड। अब देखिए स्पीड दी गई है सेम है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या दे दी गई है, कांस्टेंट है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब मैटर वेव्स जो है उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। क्या चीज सेम थी, वेलोसिटी सेम थी। इसका मतलब वेलोसिटी तो लेमडा डिपेंड नहीं करेगा, तो लेमडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ रहा है, मास के। इसका मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और यही पूछा गया था सबसे कम किसका होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में सबसे ज्यादा मास है अल्फा पार्टिकल का, इसीलिए अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इन चारों में से मैक्सिमम वेवलेंथ अगर पूछी जाती तो किसकी होती। ठीक है, हिंट देते हैं कि जिसका मास सबसे कम होता, ठीक है, मास सबसे कम होता उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाती। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर नॉट ऑफ आइसोटोप्स। अब देखिए आइसोटोप कौन होता है, पहले समझ लीजिए, जैसे x है और दूसरा भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। मास नंबर क्या होना चाहिए, अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है। ठीक है, तो 6 और 12, 6 और 13, तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, मास नंबर अलग अलग हो गए, इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं पूछा है कौन नहीं है, तो ये आइसोटोप है। ठीक है, इसके बाद अगर ये वाला देखा जाए तो ये भी आइसोटोप होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, मास नंबर को सेम कर लिया गया है, एटॉमिक नंबर बदल दिया गया, तो ये आइसोटोप नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ भी आइसोटोप नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 आइसोटोप्स नहीं है। और आंसर क्या है इसमें, अगर आंसर देखा जाए तो इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों ही आइसोटोप्स नहीं है। ठीक है, अब अगर आइसोटोप नहीं है तो ये क्या है, तो ये क्या है, इनको आइसोबार्स कह सकते हैं। क्यों आइसोबार्स कह सकते हैं ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि होता क्या है। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात मैं मेनली आपको पता होनी चाहिए कि जिसमें n और l की वैल्यू की बात अगर करें, ठीक है, वो सेम हो। ठीक है, तो n और l की वैल्यू अगर सेम है दोनों में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे n3 है, यहाँ पे भी n3 है, l यहाँ पर 2 है, l यहाँ पर भी 2 है, तो ये डीजेनरेट होगा, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में देखिए क्या कहा गया, n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर भी 3 है, l इज इक्वल टू 1 है लेकिन यहाँ पर l इज इक्वल टू 2 है, तो ये डीजेनरेट नहीं होगा। थर्ड में कहा गया है n इज इक्वल टू 4 लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू 3, तो ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं फोर्थ, देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ में कहा गया n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी 3 आप देख सकते हैं, l इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी l इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में होगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा क्वांटम नंबर इसमें करेक्ट है। तो n की वैल्यू देखिए, सबसे पहले आपको n दे दिया 1, ठीक है, तो n अगर 1 है तो l तो 1 हो ही नहीं सकता है, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कहा गया, n की वैल्यू 2 है, ये हो सकता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 दिया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ 3 दिया है तो एक छोटा होता है तो 2 हो सकता है, और -2 दिया है, बिल्कुल ठीक है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, तो ये सही है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कहा गया, n की वैल्यू 3 है और l एक बड़ा दे दिया है, l तो हमेशा छोटा ही होता है ना एक, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड जो है वो इसमें सही ऑप्शन होंगे। 20th क्वेश्चन में कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताया था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं किस में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और किस में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। तो पहले देख लेते हैं Na का, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, प्लस लगा हुआ है तो -1, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mg2+ दिया है तो इसका 12 होता है, -2 हो जाएगा, ये भी 10, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसके बाद एल्युमिनियम पे आते हैं। एल्युमिनियम में देखिए क्या है, 13 होता है, -3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑक्सीजन पे 1 माइनस है। अब ऑक्सीजन पे 1 माइनस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो +1 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। Na+ पे आते हैं तो Na+ में हो जाएंगे 10 और O2- में भी हो जाएंगे 10, ये सही है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो पहला और तीसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। N3- देखें अगर, ठीक है, तो n पे कितना होता है, n पे होता है 7, 3- है तो +3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है Cl1-,
अब Cl के पास अगर देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, 1 माइनस है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इसमें थर्ड और फर्स्ट जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसको देख लेते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट क्वांटम नंबर से रिलेटेड सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया, एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो 3D शेप कौन बताता है, एंगुलर क्वांटम नंबर बताता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहा गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन और एनर्जी जो है, क्या वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तब बताता है, तो ये गलत है बिल्कुल। थर्ड में कहा गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो साइज क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, तो ये भी गलत है। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में कहा गया है, स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन बता रहा है, स्पिन क्वांटम बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने पहले से प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं चैप्टर 1 के। इसके अलावा जितने भी आपको वीडियोस हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर ऐसे वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।